बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब इंशाल्लाह ठीक ठाक होंगे। और आज हम आपके लिए लाए हैं एक ज़बरदस्त वीडियो डिप्रिसिएशन के बारे में। तो डिप्रिसिएशन क्या है जी, और डिप्रिसिएशन के कितने मेथड्स हैं, इन सब के बारे में इंशाल्लाह हम वीडियोस बनाएंगे। तो सबसे पहले हम डिप्रिसिएशन की इंट्रोडक्शन करेंगे और फिर उसके बाद इसके जो भी मेथड्स हैं इंशाल्लाह उन मेथड्स के बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले जी हमारे पास डिप्रिसिएशन की डिफिनीशन, डिप्रिसिएशन क्या है आपको नज़र आ रहा है जी। हम यहाँ पर लिखते हैं डिप्रिसिएशन क्या है जी, अ ग्रेजुअल डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट इज कॉल्ड डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन किसे कहते हैं जी? डिप्रिसिएशन वक्त के साथ साथ जब किसी एसेट के कीमत में कमी आती है उसको हम डिप्रिसिएशन कहते हैं। अब किसी एसेट की कीमत में कमी क्यों आती है? वक्त गुजरने के साथ साथ आपने देखा होगा कि जो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं वो अक्सर डैमेज हो जाते हैं। उनके रीज़न्स और काजेज़ मुख्तलिफ होती हैं, लेकिन यहाँ तक अगर कोई फिक्स्ड एसेट ऐसे ही पड़ा हुआ है, कोई इस्तेमाल उसकी नहीं है, तो भी उसकी वैल्यू जो है वो डिप्रिसिएट हो जाती है। तो एनी हाउ जब फिक्स्ड एसेट में डिप्रिसिएशन वक्त के साथ साथ आती है उसके इस्तेमाल की वजह से या कोई भी मुख्तलिफ रीज़न्स हो सकती हैं, तो फिर हम उसको डिप्रिसिएशन कहते हैं। अब आप आइए ज़रा देखते हैं कि जो काजेज़ होती हैं मेन जिनकी वजह से डिप्रिसिएशन में कमी, मतलब उसकी कीमत में कमी आती है, वो कौन कौन सी हैं जी। तो यहाँ पर काजेज़ ऑफ डिप्रिसिएशन, यहाँ पर हमारे पास इंटरनल वेयर एंड टियर है, यानी कभी कभार ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है कुछ गफलत हो जाती है, कुछ मसले पैदा हो जाते हैं जिसकी वजह से अक्सर डिप्रिसिएशन जो है उसमें वेयर एंड टेयर आ जाती है ना, यानी तोड़ फोड़ जिसको हम कहते हैं। तो उस तोड़ फोड़ की वजह से भी अक्सर जो है वो डिप्रिसिएशन जो है वो आ जाती हैं। अच्छा जी, देखें इसके अलावा डिप्लीशन है। डिप्लीशन हमने यहाँ पर नीचे जो है वो डिस्क्राइब किया हुआ है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो डिप्लीशन भी जो मतलब नेचुरल रिसोर्सेज में जो उनकी वैल्यू में कमी आती है उसके लिए हम डिप्लीशन लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तो डिप्लीशन भी इसमें आता है। एक कुछ है एक्सटर्नल सोर्सेज। तो एक्सटर्नल कुछ डैमेजेस लगती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल उसको फिक्स्ड एसेट्स को, जिसकी वजह से आपका जो फिक्स्ड एसेट है वो डिप्रिसिएट हो जाता है। अच्छा जी, तो यहाँ पर हमारे पास एक्सटर्नल सोर्सेज में या एक्सटर्नल जो रीज़न्स हैं, काजेज़ हैं ऑफ डिप्रिसिएशन, उसमें ऑब्सोलेसेंस हैं, जिसमें मतलब एक एसेट हम कहते हैं कि वो ऑब्सोलीट हो जाता है। इसका मतलब ये है कि मतलब जो प्रोडक्ट्स हैं पुराने ज़माने के और वो आजकल हम इस्तेमाल नहीं करते, तो किसी कंपनी वाले के पास पड़े हुए हैं या घर में पड़े हैं, तो ये सारे जो हैं अब इस्तेमाल करने के काबिल नहीं हैं। क्यों? उससे बेस्ट जो हैं वो चीज़ें आपके साथ अवेलेबल होती हैं और बेस्ट टेक्नोलॉजी अवेलेबल होती हैं, जिसकी वजह से आप काफ़ी जो है वो फ़ायदे में रह सकते हैं, मतलब आप ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हैं। जैसे अगर आप देखें कुछ मोबाइल्स ऐसे हैं जो मार्केट में पड़े तो हैं लेकिन अभी लोग उनको इस्तेमाल नहीं करते। और इसी तरह घर में भी कुछ चीज़ें जो हैं वो पड़ी हुई हैं जो कबाड़ में हम बेच सकते हैं, लेकिन वो हमारे काम के अभी नहीं हैं। अब कुछ टर्मिनोलॉजीज़ ऐसे हैं जिसमें फ़र्क करना ज़रूरी है। देखें, एक हमारे पास है ये डिप्रिसिएशन, एक है डिप्लीशन और एक है अमोर्टाइजेशन। तो डिप्रिसिएशन जो है वो अप्लाई होता है किन को, यानी फिक्स्ड एसेट्स जो हैं उनको अप्लाई होता है, जिसमें बिल्डिंग है, फर्नीचर है, गाड़ियां हैं, मशीनरीज हैं, प्लांट एंड मशीनरी है, वगैरह वगैरह। इस तरह की चीज़ों को ये डिप्रिसिएशन टर्म जो है ये अप्लाई होता है। डिप्लीशन जो है ये उस कमी को कहते हैं जो किसी वजह से नेचुरल रिसोर्सेज में या नेचुरल रिसोर्सेज की कीमतों में कमी की वजह से आती हैं, उसको हम डिप्लीशन देते हैं। मिसाल के तौर पर माइंस हैं और ऑयल के जो कुएं हैं वो टाइम्बर ट्रीज़ हैं, यानी जो दरख्त हैं बड़े बड़े तने हैं वो एट्सेट्रा। तो ये सब हमारे पास क्या है जी, अ डिक्रीज़ इन द वैल्यू ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज लाइक माइंस, ऑयल वेल्स और टाइम्बर ट्रीज़ वगैरह वगैरह।
तो उस मतलब जो नेचुरल रिसोर्सेज के कीमतों में किसी वजह से कमी आती है उसको हम डिप्रिसिएशन नहीं कहते हैं, उसको हम डिप्लीशन कहते हैं जी। अब बात आती है अमोर्टाइजेशन की। Amortization apply to intangible assets like copyrights, patents, goodwill, etc. तो वक्त गुजरने के साथ साथ जो है वो जैसे इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं, कॉपीराइट्स, पेटेंट्स, गुडविल्स वगैरह वगैरह, दूसरे मुख्तलिफ जो है कॉपीराइट्स, तो उनके भी कीमतों में वक्त गुजरने के साथ साथ जो है वो कमी आती है। तो उसमें उस कमी को हम क्या कहते हैं जी? अमोर्टाइजेशन कहते हैं। तो ये थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन हमने की डिप्रिसिएशन के बारे में। अब ज़रा इनके मेथड्स देखते हैं कि इनके मेथड्स कौन कौन से हैं, और हम खैर तरतीब से जाएंगे, तरतीब के साथ हम मेथड्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे। तो मेथड्स ऑफ डिप्रिसिएशन में हमारे पास सबसे पहला जो है वो फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड है, और इसको आप लोग को मालूम भी होगा कि इट इज़ आल्सो कॉल्ड स्ट्रेट लाइन मेथड या ओरिजिनल कास्ट मेथड भी इसको कहा जाता है। अब इसके लिए जो फार्मूला इस्तेमाल होता है वो ये है कि कास्ट ऑफ मशीनरी और ब्रेकअप वैल्यू, साल्वेज वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू, इन सब का एक ही मतलब है, डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ मशीनरी। यानी आप एक मशीन, फॉर एग्जांपल एक ट्रक आप ख़रीद लेते हैं सपोज़ 20,000 रुपये में, तो ये कास्ट ऑफ मशीनरी है। ब्रेकअप वैल्यू, मिसाल आप 5 साल उसको इस्तेमाल करते हैं, 5 साल उसकी लाइफ है, तो 5 साल गुजरने के बाद वो 20,000 की जो मशीनरी है वो सपोज़ बन जाती है कितने की? लाइक 2,000 रुपये की। तो देखें ये 2,000 रुपये क्या है? ये स्क्रैप वैल्यू है, यानी 5 साल बाद इस मशीन की कीमत जो है वो कितनी होगी? 2,000 रुपये। क्यों? 5 साल तो आपने इसको इस्तेमाल किया, इससे काफ़ी फ़ायदे लिए, तो अब ये 2,000 रुपये में आप इसको फ़रोख्त कर लें कबाड़ी पर, जो भी है वगैरह वगैरह, तो उसको ब्रेकअप वैल्यू कहते हैं, या उसको हम साल्वेज वैल्यू कहते हैं, या उसको हम स्क्रैप वैल्यू कहते हैं। एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ मशीनरी किसको कहा जाता है जी? जब आप किसी मशीनरी को, किसी गाड़ी को, किसी प्लांट को ख़रीदते हैं तो आपको कंपनी बता देती है कि ये आपको जो मैक्सिमम फ़ायदा देगा, प्रोडक्शन आपको देगा, उसकी एज होगी, उसका दौरानिया होगा, मिसाल के तौर पर 10 साल, 15 साल, 5 साल, 6 साल, 8 साल वगैरह वगैरह, उसको हम एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ मशीनरी कहते हैं। तो ये फार्मूला है, सबसे पहले जो है वो कास्ट है, फिर उसके बाद ब्रेकअप वैल्यू, साल्वेज वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू, और डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ मशीनरी। अब ज़रा एक एग्जांपल देखते हैं जिसकी मदद से हम अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। प्रॉब्लम क्या है? फॉर एग्जांपल ABC कॉरपोरेशन है, ABC कंपनी परचेज्ड अ मशीनरी फॉर ₹60,000। 60,000 रुपये में ABC कंपनी ने एक मशीनरी खरीदी। इट हैज़ एन एस्टिमेटेड लाइफ साल्वेज वैल्यू ऑफ ₹10,000। यानी अगर ये इस्तेमाल हो जाए तो एक ख़ास वक्त गुजरने के बाद, यानी जो इसकी एस्टिमेटेड लाइफ है वो गुजरने के बाद इसकी कीमत कितनी बन जाएगी? 10,000 रुपये। अच्छा जी, तो 10,000 रुपये इसकी कीमत बन जाएगी, एंड अ यूज़फुल लाइफ ऑफ 5 ईयर्स। देखिए 5 साल आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, 5 साल तक ये आपको ज़बरदस्त रिज़ल्ट जो है ये मशीनरी देगी। लेकिन 5 साल इस्तेमाल करने के बाद इसकी कीमत कितनी रहेगी? स्क्रैप वैल्यू, ब्रेकअप वैल्यू, साल्वेज वैल्यू, वो 10,000 रुपये है। ठीक है जी। ABC कॉरपोरेशन कैलकुलेट्स द एनुअल स्ट्रेट लाइन मेथड फॉर मशीन। अब देखें, हमने ऊपर देखा कि मेथड्स ऑफ डिप्रिसिएशन में एक तरीका होता है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, इसको हम स्ट्रेट लाइन मेथड भी कहते हैं, इसको हम ओरिजिनल कास्ट मेथड भी कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये कौन सा तरीका है? ये लोग कहते हैं कि इसमें इस्तेमाल करें आप, इसमें हमारे साथ तरीका है जी कि आप स्ट्रेट लाइन मेथड जो है वो इस्तेमाल करें। अच्छा जी, तो देखें यहाँ पर हमने फार्मूला रिपीट किया हुआ है। कास्ट ऑफ मशीनरी हमारे पास कितना है? 60,000 रुपये। साल्वेज या ब्रेकअप वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू कितनी है? 10,000 रुपये। और एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ मशीनरी कितनी है जी? वो 5,000 रुपये है। तो यहाँ पर हम इसको अप्लाई करते हैं। 60,000 रुपये कीमत है, माइनस 10,000 और फिर डिवाइडेड बाय 5, तो ये हमारे पास ये 50,000 डिवाइडेड बाय 5 बन जाएगा। तो पहले साल की जो डिप्रिसिएशन आएगी वो कितनी होगी जी? वो हमारे साथ 10,000 रुपये होगी। अब ज़रा हम देखते हैं कि आप मशीनरी अकाउंट फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट स्ट्रेट लाइन मेथड के लिए किस तरह अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर आप देखें
फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट्स या स्ट्रेट लाइन मेथड हम यूज़ कर रहे हैं। मशीनरी अकाउंट आपके पास क्या है, ये पहला कॉलम आपके पास डेट का होगा, दूसरा पार्टिकुलर्स या डिस्क्रिप्शन का होगा, तीसरा अमाउंट। यहाँ पर आप कैश भी लिख सकते हैं, अमाउंट भी लिख सकते हैं और रुपीज़ भी लिख सकते हैं, इवन आप डॉलर भी लिख सकते हैं। डिपेंड करता है आप जिस मुल्क में जो कैलकुलेशन है डिप्रिसिएशन की कर रहे हैं वही आप लिखेंगे। तो ये हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास एक्चुअली है क्या, डेबिट साइड। ये हमारे पास है डेबिट साइड और ये हमारे पास है क्रेडिट साइड। ठीक है जी, ये आपको पता होना चाहिए कि हम जो लेजर अकाउंट बना रहे हैं उसमें ये चीज़ है। तो देखिए मशीनरी अकाउंट हम बना रहे हैं, ये एक्चुअली लेजर है लेकिन हम डिप्रिसिएशन के लिए ख़ास तौर पे ये मशीनरी के लिए बनाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आप गौर से देखें, आपको नज़र आ रहा है ये 1 जनवरी, ये तो खैर मैंने डेट जो है ये चेंज किया हुआ है। हमने क्वेश्चन में जो डेट लिखा हुआ है, क्वेश्चन में चूँकि डेट है नहीं, आप लोग को ज़रा पता होना चाहिए, तो मैंने ख़ुद से ये डेट जो है यहाँ पर इसमें लिख लिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो, आपको पता चले कि आप जो कैलकुलेशन कर रहे हैं तो उसके लिए आप किस तरह इसको अप्लाई करेंगे। तो फ़र्ज़ करें हमने 1 जनवरी 2009 को ये मशीनरी ख़रीदी और हमने पेमेंट की इसकी बैंक से। अगर आपने चेक के ज़रिए पेमेंट की है तो यहाँ पर आप डेबिट साइड पर लिखेंगे टू बैंक 60,000 रुपीज़। ठीक है जी, 60,000 रुपये में आपने ये मशीन ख़रीद ली और इसको टू आप लिखते हैं नहीं लिखते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उमूमन हम जब ब्रिटिश अकाउंटिंग पढ़ते हैं तो उसमें ये टू इस तरफ लिखते हैं डेबिट साइड पर और बाय जो है वो हम क्रेडिट साइड पर लिखते हैं। सॉरी, यहाँ पर मैंने डेबिट लिखा हुआ है तो इसको हम काट लेंगे ये, और ये आपके साथ क्रेडिट साइड आ जाएगा। तो डेबिट साइड पर हम टू लिखते हैं और क्रेडिट साइड पर हम क्या लिखते हैं, बाय लिखते हैं। अच्छा जी, अब ज़रा आप देखें गौर से कि 1 जनवरी 2009 को हमने बैंक से पेमेंट की और 60,000 रुपये में हमने मशीनरी ख़रीद ली। अब यहाँ पर साल के आखिर में हम डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, तो जनवरी 1 को 2009 में हमने मशीनरी ख़रीदी, तो साल गुजरने के बाद आखिरी डेट क्या होगा, ये 31 दिसंबर 2009 हो जाएगा। तो बाय डिप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट किया 10,000 रुपये। तो ये 10,000 रुपये अगर आप देखें यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया हुआ है, ये देखें 10,000 रुपये ये डिप्रिसिएशन है। तो 10,000 रुपये डिप्रिसिएशन पहले साल का आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर कितना, ये जी आप देखें 10,000 रुपये हमने यहाँ पर लिख दिया। अब साल गुजर गया तो ये देखें इसको टोटल करें 60,000, ये 60,000 आ जाएगा। 60,000 में से 10,000 माइनस कर लें तो बैलेंस हमारे साथ बचता है कितना, ये 50,000। अब ये कौन सा बैलेंस है, ये वो बैलेंस है कैरीड डाउन। CD का मतलब है कैरीड डाउन, यानी 2010 जनवरी के लिए ये नया बैलेंस बन जाएगा। तो देखें टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ऊपर से हमने ये बैलेंस नीचे ले आए, तो डेबिट साइड के लिए ये 50,000 नया बैलेंस नए साल के लिए हो जाएगा। जब ये 2010 गुजर जाए 31 दिसंबर 2010 को हम दोबारा यही डिप्रिसिएशन जो है कैलकुलेट कर लेंगे 10,000 रुपये, ये आपको नज़र आ रहा है जी। ठीक है जी, इसमें एक बात जो है वो ज़ेर गौर आपने लाना है कि जो डिप्रिसिएशन है स्ट्रेट लाइन मेथड में, वो जो पहले साल में आप जो कैलकुलेट कर लेते हैं वही आपका आखिरी साल तक आप इसको कैलकुलेट करते जाएंगे। तो 10,000 हमने ऊपर भी किया हुआ था, 10,000 यहाँ पर भी आ जाएगा। तो 10,000 ये आपके साथ 2010 31 दिसंबर 2010 को ये डिप्रिसिएशन आया। 50,000 हमने टोटल लिखा यहाँ पर, 50,000 हमने क्रेडिट साइड पर टोटल लिखा। 50,000 में से 10,000 माइनस हो गया तो कितने का आपकी मशीनरी की कीमत अब 2010 में कितनी रह गई है, 40,000। तो 40,000 CD कैरीड डाउन। अब ये देखिए जनवरी 2011 को ये बैलेंस हम नीचे ले आए, 40,000 बैलेंस ब्रॉट डाउन और 40,000 यहाँ पर चलें। अब 31 दिसंबर 2011 को डिप्रिसिएशन हम दोबारा लगाएंगे 10,000 रुपये, और 10,000 रुपये डिप्रिसिएशन लगाने के बाद 40,000 यहाँ पर टोटल लिखें, 40,000 यहाँ पर टोटल लिखें, माइनस कर दें 10,000, तो आपके पास ये आ जाएगा 30,000 रुपये बैलेंस। और ये आपके 2012 के साल के लिए यहाँ पर नीचे आपके लिए ये बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा।
तो चूँकि हमने 3 सालों के लिए किया है, अगर 10 सालों के लिए मांगा हो तो स्ट्रेट लाइन मेथड में वही डिप्रिसिएशन जो है आप क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। 10,000 देखें, 10,000, ये भी 10,000, ये भी 10,000। तो अगर 10 सालों के लिए भी आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 10 सालों के लिए आप यही 10-10 हज़ार रुपये जो है इस्तेमाल करेंगे। तो इसको हम कहते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इंशाल्लाह मज़ीद वीडियो लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच जी। अल्लाह हाफिज़।